सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे, आनंद से होंगे। आज इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम पढ़ेंगे इकाई 2 गद्य खंड के अंतर्गत पाठ 1 भय। यह निबंध विधा के अंतर्गत है, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इस विधा के अंतर्गत हम पाठ के साथ साथ हम सीखेंगे आदर्श उच्चारण करना, भाव को समझना, विचार, अभिव्यक्ति और लेखक का साहित्यिक परिचय। पहला बिंदु है आदर्श उच्चारण करना। प्यारे बच्चों, हिंदी भाषा का उच्चारण यदि स्पष्ट और सुनने योग्य है तो श्रोता आपकी बात को बहुत अच्छे से सुनेगा। यदि आपका उच्चारण स्पष्ट नहीं है तो वो आपकी बात को अनसुना भी कर सकता है, या फिर आपके बात को सुनेगा वो, लेकिन समझने का प्रयास नहीं करेगा। तो इसलिए हिंदी भाषा में आदर्श उच्चारण का बहुत अधिक महत्व है। तो हम इस पाठ के माध्यम से आदर्श उच्चारण कैसे होता है, किस प्रकार किया जाता है, और आदर्श उच्चारण करते समय हमें अपने स्वर के आरोह और अवरोह का कैसे ध्यान रखना है, यह हम सीखेंगे। प्यारे बच्चों, आदर्श उच्चारण करते समय विराम चिन्ह का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि विराम चिन्ह के आधार पर जब हम आदर्श उच्चारण करते हैं तो हम उस वाक्य के उच्चारण के साथ साथ उसके भाव को भी हम समझ पाते हैं। यदि आप उच्चारण बहुत तेज़ गति से करेंगे, तेज़ी से करेंगे, ज़ोर ज़ोर से करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका उच्चारण सुनने वाले को स्पष्ट नहीं होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि आदर्श उच्चारण करते समय हमको विराम चिन्ह का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा पहला बिंदु है, आदर्श उच्चारण। दूसरा है भाव को समझना। अब हम भाव को कैसे समझ सकते हैं? जैसा मैंने अभी बतलाया कि किसी भी वाक्य के भाव को यदि हमें समझना है, उसके अंदर कौन सा भावार्थ निहित है, वह वाक्य क्या कहता है, उसके दूसरे रूप को, अर्थात उसके अंदर जो छुपा हुआ जो भावार्थ है, उस रूप को यदि हमको जानना है तो उसे जानने के लिए ज़रूरी है विराम चिन्ह के साथ वाक्य का आदर्श उच्चारण करना। यदि हम विराम चिन्ह को ध्यान में रख करके उच्चारण नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हम किसी भी वाक्य के या दिए गए काव्य के जो पंक्तियां हैं उसके भावार्थ को हम नहीं समझ पाएंगे, उसके भावार्थ को समझने में हमें कठिनाई होगी। तो भाव को तभी समझा जा सकता है जब हम खुद किसी भी वाक्य का उच्चारण, किसी भी पद के पंक्तियों का उच्चारण हम उसमें जो विराम चिन्ह हैं उन विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए जब हम उच्चारण करेंगे तभी हम भाव को समझ सकेंगे।
ठीक है। तीसरा बिंदु है विचार अभिव्यक्ति। गद्य विधा के माध्यम से हम विचारों की अभिव्यक्ति को सीखते हैं, विचारों की अभिव्यक्ति के कौशल को समझते हैं, विचारों की अभिव्यक्ति को जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि ये जो पाठ है, भय नामक पाठ, इस पाठ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस प्रकार से अपने विचारों की अभिव्यक्ति की है, जब हम इस पाठ के सारांश को, जब इस पाठ के केंद्रीय भाव को जब हम पढ़ेंगे तो हम यह जानेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कैसे अपने विचारों की अभिव्यक्ति की है। तो प्यारे बच्चों, गद्य विधा के माध्यम से हम विचारों की अभिव्यक्ति कैसे की जाती है, इसको हम सीखते हैं। इसीलिए हिंदी भाषा में गद्य विधा का महत्व जो है अत्यंत अधिक है। गद्य की विधा के माध्यम से ही हम यह भी सीखते हैं कि निबंध को कैसे लिखा जाता है और निबंध की व्याख्या कैसे होती है, किस तरीके से उसका वर्णन किया जाता है। इन सारे बिंदुओं को, इन सारी बातों को जो है, हम जब गद्य विधा के पाठ को पढ़ते हैं तभी हमको विचार की अभिव्यक्ति बनती है, तभी हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर पाते हैं। तो इस पाठ के माध्यम से हम विचार की अभिव्यक्ति कैसे की जाती है उसको हम पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। चौथा बिंदु है जिसे हम सीखेंगे इस पाठ के माध्यम से, वह है लेखक का साहित्यिक परिचय। लेखक का साहित्यिक परिचय क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, इसके कितने बिंदु होते हैं और उन बिंदुओं का वर्णन कैसे किया जाता है, उन बिंदुओं के अंतर्गत कौन कौन सी बातें लिखी जाती हैं, उन सारी बिंदुओं का क्रमशः वर्णन और उसका विश्लेषण हम सीखेंगे और जानेंगे। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि इस पाठ के माध्यम से हम इतनी 3-4 बातें जो सीखने जा रहे हैं, इनकी आवश्यकता क्यों है। तो आपको बतला दूं, आवश्यकता है इसलिए क्योंकि प्रत्येक गद्य खंड से और प्रत्येक पद्य खंड के पाठ से या पाठों से कुल 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब 8 नंबर के प्रश्न कौन कौन से होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक पहला प्रश्न बनता है इसमें कि गद्यांश की व्याख्या करना। हम इस पाठ के द्वारा उदाहरण के रूप में इस पाठ के किसी एक अंश को लेकर के हम गद्यांश की व्याख्या को भी सीखेंगे। गद्यांश की व्याख्या कैसे की जाती है, उसके कितने बिंदु होते हैं और उन बिंदुओं की जो व्याख्या है, बिंदुओं का जो विश्लेषण है, वो कैसे किया जाता है, क्रमशः हम उन बिंदुओं की व्याख्या को करेंगे और सीखेंगे। यह जो प्रश्न है ये 4 नंबर का प्रश्न बनता है, गद्यांश की व्याख्या करना। फिर दूसरा प्रश्न बनेगा इसी से, जो 4 नंबर का होगा, वह है लेखक का साहित्यिक परिचय। लेखक के साहित्यिक परिचय के बारे में मैंने आपको अभी बता दिया कि उसके बिंदु कितने होते हैं, 4 बिंदु होते हैं। चारों बिंदुओं की व्याख्या कैसे की जाएगी, किस तरीके से लेखक परिचय को लिखना है, किस ढंग से लिखना है, इसके बारे में हम सभी सीखेंगे। तो इतनी सारी जो बातें हैं आज हम इस पाठ के माध्यम से सीखने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे और ध्यान से देख करके, सुन करके आप जो है अपनी इस विषय वस्तु को स्पष्ट करेंगे और
सीख कर जो है इसे अपने मस्तिष्क में स्थापित करेंगे एक लंबे समय के लिए। ध्यान रखेंगे, पाठ की विषय वस्तु को आपको रटना नहीं है, बहुत अच्छे से समझना है। जब आप समझेंगे तब आप किसी भी प्रश्न के उत्तर को बहुत अच्छे ढंग से, सही तरीके से आप लिख पाएंगे। ये ध्यान रहे कि जब भी आप उत्तर लिखें तो उत्तर में आपकी स्वयं की भाषा हो, आपकी स्वयं की अभिव्यक्ति हो, ऐसा प्रयास होना चाहिए। आप उत्तर को पढ़ने के लिए अन्य किसी भी संदर्भ की जो पुस्तक है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। अन्य संदर्भ की पुस्तक से तात्पर्य जैसे हमारी पाठ्य पुस्तक, दूसरा जो आदर्श कहना चाहिए उत्तर की जो गाइड होती है उस पुस्तक का, और अन्य भी दूसरे बोर्ड की जैसे एनसीईआरटी की जो किताब है उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं आज का पाठ। केंद्रीय भाव का आदर्श उच्चारण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इतिहासकार, समीक्षक और निबंधकार के रूप में प्रतिष्ठित रचनाकार हैं। निबंधकार के रूप में उन्होंने अन्य निबंधों के अलावा व्यक्ति मनोविज्ञान को केंद्र में रखकर कुछ निबंधों की रचना की है। निबंध हिंदी गद्य साहित्य की धरोहर हैं। मनोभावों का स्पष्ट, तात्विक और समाज सापेक्ष विश्लेषण उनके निबंधों में प्राप्त होता है। उनके इन निबंधों में केवल मनोविकारों का विवेचन ही नहीं बल्कि साहित्यिक प्रयोजनीयता के साथ साथ सामाजिक स्थितियों का दिग्दर्शन भी है। प्रस्तुत निबंध भय मनोविकार का विवेचन करता है। भय को परिभाषित करते हुए निबंधकार ने स्पष्ट किया है कि भय आने वाली विपत्ति या दुख के साक्षात्कार से उत्पन्न होता है। इसमें मनोदशा या तो स्तंभित हो जाती है या आवेग से भर उठती है। जो भय को असाध्य मान लेता है उसकी मनोदशा स्तंभित हो जाती है। साहस न होने और कठिनाइयों से डरने वाले मनुष्य के भीतर भय इसी रूप में सक्रिय रहता है, किंतु जब साहसवान बनकर मनुष्य भय के निवारण हेतु प्रयत्नरत होता है तब भय साध्य हो जाता है। कायरता भी भय का एक रूप है। कायरता के अंतर्गत कष्ट ना सह पाने की भावना और अपनी शक्ति पर अविश्वास ही मूल बिंदु है। यह भीरुता या कायरता जीवन के अनेक क्षेत्रों में परिलक्षित होती है। आशंका भी भय का ही एक अंग है। इसमें भय का पूर्ण निश्चय नहीं होता, संभावनापूर्ण अनुमान ही इसमें रहता है। इसमें आवेग का अभाव रहता है। भय के सामाजिक प्रभावों की चर्चा करते हुए शुक्ल जी ने स्पष्ट किया है कि भय आदिम और अशिक्षित समाजों में अधिक रहता है। ऐसे समाज में भय देने वाले व्यक्ति का सम्मान बढ़ने लगता है। बच्चों में भी भय की मात्रा अधिक रहती है। भय दुख का कारण है, किंतु मनुष्य ने अपने ज्ञान बल, हृदय बल तथा बुद्धि बल से इस भयजात दुख से
मुक्त होने का निरंतर प्रयास किया है। अपने इन बलों से मनुष्य ने मनुष्येतर संसार से आने वाले भय को कम किया है, किंतु अब भी मनुष्य से भयभीत है। इतिहास में आक्रमण और लूटपाट के पीछे भी भय ही है। निर्भयता को शुक्ल जी व्यक्ति और समाज के विकास हेतु आवश्यक मानते हैं। वही समाज उन्नत माना जा सकता है जिसमें कोई भी व्यक्ति दूसरों को भयभीत ना करे। शुक्ल जी अपने इस निबंध में तात्विक विवेचना हेतु तत्सम शब्दावली का प्रयोग करते हैं, जबकि उसकी व्यावहारिक विवेचना में तद्भव तथा अन्य शब्दों को भी समाहित कर लेते हैं। अपने सिद्धांतों की पुष्टि के लिए वे दृष्टांतों और उदाहरणों का भी सहारा लेते हैं। शुक्ल जी ने इस निबंध में व्यास और समास शैली का प्रयोग किया है। ये हमारा पहला बिंदु था, आदर्श उच्चारण। तो आपने इस आदर्श उच्चारण को बड़े ध्यानपूर्वक सुना और समझा भी आपने। तो आपने देखा कि आदर्श उच्चारण करने से हम वाक्य के भाव को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बतलाया था, जो हम सीखने वाले हैं इस पाठ में, दूसरा बिंदु भाव को समझना। तो आदर्श उच्चारण के साथ में हम भाव को समझ सकते हैं, पर कब? तभी हम भाव को समझ पाएंगे जब हमारा उच्चारण एक निश्चित गति का होगा और विराम चिन्ह का ठीक तरह से ध्यान रख कर के उच्चारण किया गया होगा, तभी हम उसके भाव को समझ पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने दूसरे बिंदु को समझा, भाव को समझना। फिर अगला बिंदु है विचार की अभिव्यक्ति। तो आपने इसमें इस उच्चारण के दौरान, और जो आप पाठ को जब आप पढ़ेंगे किताब के माध्यम से, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से, तो आपको स्पष्ट होगा कि विचार की अभिव्यक्ति भी कैसे की जाती है। आपने देखा कि लेखक ने जब जैसे जैसे वाक्यों का प्रयोग किया है, उन वाक्यों की अभिव्यक्ति में, उन विचारों की अभिव्यक्ति में पुनरुक्ति नहीं हुई है। यानी बार बार एक ही शब्द का या एक ही वाक्य का, अंग्रेजी में देखें, रिपीटिशन नहीं है। तो रिपीटिशन ना होना ही श्रेष्ठ विचार अभिव्यक्ति कहलाती है। ठीक है। तो आपने देखा कि विचार की अभिव्यक्ति कैसे हुई, किस तरीके से हुई। तो आपको भी अपने दैनिक जीवन में इसी तरह से विचारों की अभिव्यक्ति करना है, क्योंकि स्पष्ट विचार अभिव्यक्ति ही व्यक्ति को एक मजबूत पहचान देती है। इसलिए विचारों का स्पष्टीकरण और विचारों की अभिव्यक्ति व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। उसे समझना चाहिए कि अपने दैनिक जीवन में अपनी बात को रखने के लिए किस प्रकार से वह अपनी विचारों की अभिव्यक्ति को मजबूत कर सके और सामने वाले व्यक्ति या सुनने वाले व्यक्ति के साथ प्रामाणिकता के साथ बात कर सके। यदि हर व्यक्ति इन बातों का ध्यान रख सकता है, रख कर के बात करता है, तो उसकी विचारों की अभिव्यक्ति सशक्त और मजबूत होती है और समाज के लोग जो हैं उसकी बात का लोहा मानते हैं। ठीक है। अब हमारा
चौथा बिंदु आता है लेखक का साहित्यिक परिचय। अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि लेखक का साहित्यिक परिचय किन बिंदुओं पर लिखा जाता है या कौन कौन से बिंदु होते हैं लेखक के साहित्यिक परिचय के लिए, और उन बिंदुओं का विश्लेषण करते समय हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, उसे कैसे करना चाहिए, इन सब चीज़ों को हम इसके माध्यम से सीखेंगे। तो आइए अब हम लेखक के साहित्यिक परिचय के बारे में जानते हैं। तो लेखक के साहित्यिक परिचय जब हम लिखते हैं तो उसके अंतर्गत 4 बिंदु होते हैं। पहला है रचनाएं, दूसरा बिंदु है भाषा, और तीसरा बिंदु है शैली, चौथा बिंदु है साहित्य में स्थान। तो पहले बिंदु की बात करें कि रचनाएं क्या होती हैं रचनाएं। तो प्यारे बच्चों, जब भी लेखक का साहित्यिक परिचय लिखा जाता है तो पहला बिंदु आता है रचनाएं। तो रचनाएं क्या, कौन सी लिखना, किस प्रकार की रचनाओं को लिखना, किस प्रकार की रचनाओं को हमको शामिल करना और क्यों करना। रचनाएं लिखते समय हमें यह ध्यान रखना ज़रूरी है। प्रायः हम क्या करते हैं, विद्यार्थी लोग क्या करते हैं कि वो किताब से भी पढ़ते हैं रचनाओं को और गाइड से भी पढ़ते हैं कुछ रचनाओं को, पर उसका विश्लेषण नहीं कर पाते हैं कि कौन सी रचना को साहित्यिक परिचय में शामिल करना चाहिए। वो कहीं से भी उठा करके, अब यदि प्रश्न में कह दिया कि 2 रचनाएं लिखना है या 4 रचनाएं लिखना है, तो कहीं से भी कोई सी भी 2 या 4 रचनाओं को वो लिख देते हैं। अब लिख दिया, अब उन्होंने उस रचना को इसलिए लिखा क्योंकि उन्होंने किताब से पढ़ा था, गाइड से पढ़ा था, इसलिए लिख दिया। तो उनकी दृष्टि से वो रचना सही तो है, पर कभी कभी यह होता है कि जो मूल्यांकन करता होता है, जो जांचने वाला होता है, तो वह उन रचनाओं को नहीं पढ़ पाता, नहीं पढ़ता, नहीं देखता। क्यों नहीं देखता? इसलिए नहीं देखता क्योंकि वो रचनाएं प्रसिद्ध नहीं हैं। लेकिन मूल्यांकनकर्ता जो है, देखने वाला या जांचने वाला जो है, वो लेखक की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जो सर्वोच्च प्रसिद्धता को अर्जित करने वाली जो रचनाएं हैं, संसार के सभी लोग, जितने भी हिंदी साहित्य प्रेमी लोग हैं, किसी भी लेखक की प्रसिद्ध रचना के बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं, प्रसिद्ध रचना को सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रसिद्ध है वो रचना। हर एक व्यक्ति के मन में जिज्ञासा होती है कि आखिर इस लेखक की जो रचना है वह इतनी प्रसिद्ध क्यों हुई, उसकी प्रसिद्धता का कारण क्या है। ये तमाम जिज्ञासाएं लेकर के पाठक जो है, साहित्य प्रेमी जो है, वो उस रचना को पढ़ता है। तो हमको भी, यानी आप लोगों को भी इस बात को ध्यान में रखना ज़रूरी है कि जब भी आप लेखक का साहित्यिक परिचय लिखें और उसका जो पहला बिंदु है रचनाएं वाला, तो आप उन्हीं रचनाओं को अपने साहित्यिक परिचय में शामिल कीजिए जो सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। किसी भी लेखक का आप परिचय लिख रहे हैं तो जिस लेखक का आप परिचय लिखें तो आप सबसे पहले रचनाओं के बारे में यह समझें कि इस लेखक की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है। आप उसे साहित्यिक परिचय में जब शामिल करेंगे तो आपको उसका परिणाम सुखद मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जांचने वाले ने भी उसी रचना को पढ़ा है और वो तुरंत उसको जांच करके नंबर दे देगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको यह बात स्पष्ट हुई होगी कि रचना लिखते समय आपको जिस भी लेखक का आप साहित्यिक परिचय लिख रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि उस लेखक की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जो साहित्य जगत में अत्यंत प्रचलित हैं, उन रचनाओं के नाम को आपको लिखना है।
तो आपके पाठ्य पुस्तक में जो रचनाएं दी रहती हैं वो सारी रचनाएं जो हैं वो लिखी रहती हैं, जो लिखी हैं किताब में वो सारी रचनाएं प्रसिद्धता अर्जित की हुई रचनाएं रहती हैं। तो आप प्रयास करें कि आप अपने पाठ्य पुस्तक से ही रचना को यदि आप याद करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा और आप साहित्यिक परिचय जो है बहुत अच्छा प्रस्तुत कर पाएंगे। ठीक, तो ये बात हुई हमारी पहले बिंदु रचनाएं के बारे में। अब दूसरा बिंदु आता है हमारा भाषा। अब चूँकि ये है कि भाषा के बारे में जो बातें कही जाती हैं, जो लिखी जाती हैं, जो बोली जाती हैं, तो भाषा के बारे में यदि जब हम लिखेंगे तो भाषा के बारे में जब हम लिखते हैं तो लेखक की भाषा को, लेखक की जो रचना है उस रचना को जब हम पढ़ते हैं तभी हमको पता चलता है कि लेखक ने जो भाषा लिखी है उस भाषा में उसने कौन कौन सी चीज़ों को समाहित किया है। तो अब जैसे भाषा के अंतर्गत लिखना, तो भाषा के अंतर्गत जब हम लिखेंगे तो पहली बात आ जाती है कि जो उसकी भाषा है, लेखक की जो भाषा है वह किस शैली में लिखी गई है, किस प्रकार की शैली, भाषा का स्वरूप कैसा है, साहित्यिक है, खड़ी बोली है या अन्य क्षेत्रीय बोली के शब्दों का प्रयोग किया गया है। दूसरा, भाषा में व्यर्थ शब्द, आडंबर तो नहीं है, इसकी विवेचना करना। तीसरा है भाव और विषय के अनुकूल भाषा कैसी है, इसके बारे में लिखना। आगे चौथा बिंदु है उसमें किस प्रकार के शब्दों की बहुलता है, किस प्रकार के शब्दों से तात्पर्य तत्सम, तद्भव या संस्कृत, अंग्रेजी या अन्य कोई भी भाषा से आए हुए शब्दों की बहुलता है कि नहीं है, इसके बारे में लिखना। पांचवा बिंदु है सामान्य विचारों में विवेचन, भाषा सरल है, व्यवहारिक है, इसके बारे में लिखना। तो इस तरह से जब साहित्यिक परिचय लिखें तो हमें भाषा लिखते समय इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। ठीक है। अब इसके बाद आता है शैली। अब शैली जो है, शैली जो रहती हैं, गद्य की जो शैलियाँ हैं वो प्रायः इन सभी शैलियों का लेखक जो है अपनी रचनाओं में करता है। तो जैसे सबसे पहले है शैली, समास शैली। तो समास शैली क्या है, समास शैली के बारे में पता हो। इस समास का अर्थ है संक्षेप। समास शैली अत्यंत प्रभावशाली शैली होती है। इसका प्रयोग अधिकांश निबंधकार करते हैं। क्यों? क्योंकि कम शब्दों में अधिक कहने की प्रवृत्ति इस शैली का सर्वोत्तम गुण है। इस शैली में विचारों की स्पष्टता और भावों की अभिव्यक्ति प्रभावशाली ढंग से होती है। इस शैली का प्रयोग प्रमुखतः विचारात्मक निबंधों में होता है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध में समास शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया है। फिर दूसरी शैली है व्यास शैली। व्यास शैली का अर्थ है विस्तार। अतः इस शैली के अंतर्गत भाव का विचार विस्तार के साथ अत्यंत बोधगम्य और रोचक ढंग से व्यक्त किया जाता है। सरलता, स्पष्टता और स्वाभाविकता इस शैली की विशेषताएं हैं। इस शैली का प्रयोग विषय प्रधान निबंधों में किया जाता है। वर्णनात्मक और विवरणात्मक निबंध भी इसी शैली में लिखे जाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में इस शैली के दर्शन होते हैं। तीसरी शैली है विवेचन शैली। विवेचन शैली क्या है? इस शैली के अंतर्गत लेखक
तर्क वितर्क, प्रमाण पुष्टि, व्याख्या, निर्णय आदि का सहारा लेता हुआ विषय का प्रतिपादन करता है, प्रतिपादन में प्रस्तुत करता है। गहन अध्ययन और चिंता के आधार पर लेखक अपना कथन प्रस्तुत करता है। विचारात्मक निबंधों के लिए इसका प्रयोग बहुलता से किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध इस शैली के प्रमुख उदाहरण हैं। तो किस शैली के? विवेचन शैली के। चौथी है व्यंग्य शैली। इस शैली के निबंधों में लेखक व्यंग्य द्वारा विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक आदि प्रवृत्तियों का विवेचन करते हुए उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालता है। व्यंग्य तीखा, मर्मभेदी एवं मारक होता है। इसमें रचनाकार थोड़ा हास्य का पुट देकर यानी सहारा देकर विषय को पठनीय और मनोरंजक बना देता है। शब्द चयन और अर्थ चमत्कार की पुष्टि से इस शैली का विशिष्ट महत्व है। व्यंग्यात्मक निबंध इसी शैली में लिखे जाते हैं। पांचवा है, केवल 4 प्रकार की ये शैलियाँ हैं जो प्रायः निबंधकार, साहित्यकार या गद्य के जो लेखक हैं वो इन 4 प्रकार की शैलियों का प्रयोग करते हैं। तो कहने का आशय यह है, इन शैलियों का जो मैंने व्याख्या की, विश्लेषण जो मैंने बताया, वो बताने का अर्थ यह है कि जब आप लेखक का साहित्यिक परिचय लिखेंगे और शैली वाले जब बिंदु को जब लिखेंगे आप, तो आप इन शैलियों का प्रयोग कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसा? कि लेखक ने अपने रचनाओं में निम्नलिखित शैलियों का प्रयोग किया है। नंबर 1 समास शैली, नंबर 2 व्यास शैली, नंबर 3 विवेचन शैली और नंबर 4 व्यंग्य शैली। जब आप इन 4 प्रकार की शैलियों का नाम लिखेंगे तो एक एक लाइन, 2-2 लाइन इन शैलियों के बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जो इसके पहले मैंने आपको बताया, उसका वर्णन, समास शैली का वर्णन, व्यास शैली का वर्णन, विवेचन शैली का वर्णन और व्यंग्य शैली का वर्णन। तो इस तरह से आप इन शैली नामक बिंदु जो है, उस शैली नामक बिंदु के अंतर्गत आप अपनी बात को इस ढंग से लिख सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है अगले और चौथे बिंदु की, साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान लिखने के लिए प्रायः विद्यार्थी क्या करते हैं? गलतियां करते हैं। कैसी गलती? अब वो साहित्य में जब स्थान लिखने की बात आती है तो वो क्या करते हैं? उनका क्रम लिखते हैं। किनका? लेखकों का या कवियों का। कैसा क्रम? कि इनका साहित्य में स्थान प्रथम माना जाता है, इनका साहित्य में स्थान द्वितीय माना जाता है, इनका साहित्य में स्थान सर्वोच्च माना जाता है, अच्छा माना जाता है, आदि आदि ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जबकि यह पूर्णतः गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखना है। यदि आप ऐसा लिखेंगे तो आपके नंबर कटेंगे, ये मानिए। तो साहित्य में स्थान के अंतर्गत आपको क्या लिखना, उसमें कौन कौन सी बातों को शामिल करना, कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना और फिर लिखना, तो उसमें पहली बात आती है कि हम जिस लेखक के बारे में लिख रहे हैं तो उस लेखक का साहित्य जगत में क्या स्थान है, वो साहित्य जगत में उसने कौन सी प्रसिद्धता अर्जित की है, इस बात को ध्यान रखना। दूसरी बात, यदि वह प्रसिद्ध हुआ है तो किस रचना के कारण प्रसिद्ध हुआ है, उस रचना का थोड़ा सा विश्लेषण लिखना। कि आज जैसे हम मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, तो हम हिंदी साहित्य के इतिहास का उल्लेख कर सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास को लिख करके साहित्य जगत में अपना अद्वितीय स्थान बनाया है, ये हमने लिखा।
तो हम अद्वितीय स्थान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने हिंदी साहित्य का लेखन किया है और उनकी इस रचना के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अत्यंत प्रसिद्धता अर्जित की है, इसलिए हम उनकी इस रचना का उल्लेख करते हैं। ठीक, ये बात हुई। फिर इसके बाद उन्होंने जो रचना लिखी है, उस रचना के बारे में किन किन साहित्यकारों ने उनकी भाषा और उनकी लेखन शैली का लोहा माना, किस प्रकार से माना, उनकी बात को किस तरह से महत्व दिया और जो रचना उन्होंने लिखी उसे कितनी सराहना मिली। तो ऐसी इन तमाम बातों को लिख करके हम विचार करके जो है लेखक का साहित्य में स्थान लिखते हैं। ठीक है, तो जब भी आप लेखक का साहित्य में स्थान लिखें तो आपको इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, ना कि आप यह लिखें कि इनका साहित्य में स्थान प्रथम है, इनका दूसरा है, इनका तीसरा है या इनका चौथा है। इस तरह से आपको कोई क्रम नहीं लिखना है। साहित्य में स्थान का मतलब होता है कि उन्होंने जिस रचना को लिखा है, उस रचना के कारण जो उनकी रचना सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई है, उस प्रसिद्ध रचना की वजह से उनका साहित्य में स्थान स्थापित हुआ है। तो हमको उसका वर्णन, उसका संक्षिप्त जो मुख्य बात है उस रचना की, उस बात का उल्लेख करते हुए हम लिखेंगे कि लेखक ने इस रचना में इन बातों को लिखा जिसके कारण वह साहित्य जगत में अधिक प्रसिद्ध हुआ है, इसलिए साहित्य जगत में इनका अद्वितीय स्थान माना जाता है। तो इस तरह से हम साहित्य में स्थान लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की हमारी इस वीडियो क्लास के माध्यम से आज हमने जाना, सीखा कि किस प्रकार से आदर्श उच्चारण किया जाता है, आदर्श उच्चारण के साथ भाव को समझा जाता है, विचार की अभिव्यक्ति कैसे की जाती है और लेखक का साहित्यिक परिचय कैसे लिखा जाता है। साहित्यिक परिचय को लिखते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाता है, उसके कौन कौन से बिंदु होते हैं, उन बिंदुओं का विश्लेषण कैसे किया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इस वीडियो के माध्यम से इस विषय वस्तु को आप स्पष्ट समझेंगे। कम से कम 2-3 बार इस वीडियो को आप देखें ताकि आपको विषय वस्तु स्पष्ट हो सके। एक आग्रह है और कि आप अपने मित्रों को जो एमपी बोर्ड माध्यम में पढ़ रहे हैं और कक्षा 12वीं में हैं, उनको भी इस वीडियो को आप शेयर करें, उनसे आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें और लाइक करने के लिए कहें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो विषय वस्तु दूं तो सबसे पहले आपको ही प्राप्त हो। तो इसी आशा और विश्वास के साथ आज की इस वीडियो क्लास को मैं समाप्त करता हूं। जय हिंदी, जय भारत माता, वंदे मातरम।